हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 22 फरवरी को आपके हिंदी का पेपर आने वाला है, तो अगर आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो इस वीडियो को भैया देख कर जाइएगा, क्योंकि ये हिंदी का एक वायरल पेपर है। और अब की बार हमारा टारगेट है कि हिंदी में हम 100 में 99 लेकर आए, और 100 में 100 भी आप लाएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 22 फरवरी को, उसके एक दिन पहले भी आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये होगा। पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मैं ऐसे कि सिर्फ पेपर नहीं बताने वाला, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा ताकि कुछ भी आपका ना छूटे। ठीक है, तो ये हिंदी का एक पेपर है। देखिए, नाम यहाँ पे आपका, अनुक्रमांक यहाँ पे आपका, पेपर कोड पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, पूरा पेपर कैसे आएगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, और पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। कुछ देर बैठकर ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्योंकि पेपर ऐसा ही आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हिंदी पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। इधर पेपर कोड लिखा रहता है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। पूरे पेपर को ध्यान से समझिए और खुद का टेस्ट लीजिए कि आप कितना इस पेपर में से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये करना बेहद ज्यादा आपके लिए अब जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। निर्देश रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सबसे पहले हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। खंड का हमारा जो पेपर है ये 2 खंडों में होता है। खंड का 50 नंबर का और खंड का 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। ध्यान से समझिए पूरे पेपर को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले खंड का रहेगा। इसमें पहले बहुविकल्पीय रहेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर हिंदी पद्य साहित्य के 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जिसको आंसर पता है भैया कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप लोगों के लिए ही होता है। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। सबसे पहला, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत, दुर्दशा, नहुस, न आने वाला कल, चंद्रगुप्त। तो भैया नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, मतलब ध्रुव स्वामिनी जो है ये किस विधा की रचना है? आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस रचना है। फर्स्ट है एकांकी, सेकंड है जीवनी, थर्ड है नाटक, फोर्थ है उपन्यास। तो भैया ये एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। कितना फेमस है आप खुद जान सकते हैं। ठीक है, और जिसका आंसर पता है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको आंसर लिखते चलना है 1 2 3। ठीक है, जो भी होगा। देखिए, इंदुमती है। इंदुमती क्या है? फर्स्ट है प्रथम कहानी, सेकंड है प्रामी उपन्यास, थर्ड है निबंध, फोर्थ है कोई नहीं। भैया ये प्रथम कहानी है। सबसे पहली कहानी जो हमारे हिंदी साहित्य की है वो इंदुमती ही है। ठीक है, देखिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? सरयू पार की यात्रा। फर्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, थर्ड है प्रेमचंद द्वारा, फोर्थ है राहुल सांकृत्यायन द्वारा। भैया तो इसका जो राइट आंसर होगा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत जो सरयू पार की यात्रा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए स्टूडेंट, इसके जो लेखक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम जो यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया। अंगा नंबर, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? गुनाहों के देवता आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इसके लेखक है धर्मवीर भारती जी। तो ये 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य से हो गए। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। यहां पे देखिए ऊपर दिया गया है, नीचे नहीं दिया गया तो उसको भी लिख दीजिएगा। दूसरा देखिए दूसरा, अब हिंदी पद्य साहित्य से बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देखिए, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए, ये जाता है किसको? फर्स्ट है वल्लभाचार्य, सेकंड है शंकराचार्य, थर्ड है रामानुजाचार्य, फोर्थ है निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है वो रामानुजाचार्य जी को जाता है। देखिए, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास, मतलब प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? भैया अज्ञेय जी ने दिया था। अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए। सबको याद नहीं होगा, किसी किसी को याद होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इसके बाद देखिए वाला क्वेश्चन, चिंतामणि कवि हैं।
चिंतामणि जी किस वर्ग के कवि हैं? ठीक है, फर्स्ट है रीत सिद्ध वर्ग के, सेकंड है रीत मुक्त वर्ग के, थर्ड है रीत रहित वर्ग के, और फोर्थ है रीत बद्ध वर्ग के। तो भैया ये हमारे रीत बद्ध वर्ग के कवि हैं चिंतामणि जी। ठीक है, समझ में आया? एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगा नंबर देखिए, मुकरिया रचना है। मुकरिया किसकी रचना है? फर्स्ट है मधुकर कवि की, सेकंड है कुशल राम की, थर्ड है अमीर खुसरो की, फोर्थ है भट्ट केदार की। तो भैया ये अमीर खुसरो जी की रचना है मुकरिया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से हो गए, एक एक नंबर के रहेंगे, 5 नंबर ये, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। ठीक है, अब आते हैं गद्यांश पर। अभी टेंशन मत लो, पूरा व्याकरण सारा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का रहेगा भैया। देखो ये गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5 करके 2-2 नंबर इसके लिए आपको दिया गया, काम खत्म, 10 नंबर क्लियर। देखिए क्या है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब पहले ये जानिए, हमने पढ़ लिया भाई, अब ये किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। और ये भी रहेगा, देखिए लेखक पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, दोनों पूछा जाता है। हो सकता है एक भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ। अब आप पहचान गए होंगे भैया ये किस चैप्टर से है, भूमि और इन सब का इसमें वर्णन किया गया है, राष्ट्र का वर्णन किया गया, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। कुछ ट्रिक रहेंगे, जैसे राष्ट्रीय विचारधारा, इसमें राष्ट्र कई जगह आया है, देखिए राष्ट्र, राष्ट्र पृथ्वी आई है, तो ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। मतलब लेखक और पाठ दोनों का पूछा जाएगा तो आप संदर्भ लिख दीजिएगा, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं लेखक का नाम, पाठ का नाम। आप लोग कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं, आप तो ऐसे ही बता रहे हैं। देखो मैं आपको ऑलरेडी पूरी हिंदी की कॉपी लिखना बता चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, शुभम लेक्चरर लगा देंगे, आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी मत रखिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, वहां पे आपको लिखना होगा, पूरी कॉपी सीख लीजिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहला संदर्भ 2 नंबर क्लियर। दूसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखिए ये उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, यही लाइन लिख दो, काम खत्म। तीसरा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहां पे वो भी है, देखिए ये जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है, काम खत्म। इसका भी 2-2 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए कहीं होगा ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, सब आंसर इसी में दिया है, क्या अलग से लिखना है। 5वां रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें लोग कहते हैं सर कैसे करें। देखो भैया यहां से यहां तक के नीचे रेखाएं हैं, इसका व्याख्या करना है। अरे अपनी भाषा में कर दो, ऐसा नहीं है बिल्कुल किताबी भाषा, आपको जिस तरह से आता है उसी तरह से आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा मत सोचिए कि एकदम बुक की तरह हम लिखें तभी हमें नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं, सब अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये फ्री के नंबर होते हैं 10 में 10। आपको सिर्फ पाठ को पहचानना है, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगा पैसेज में इसका आंसर। अगर मान लीजिए ये आपको नहीं पता तो अथवा लगा है, और ज्यादा ऑप्शन, अगर आपको वो नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है भैया, दूसरा वाला कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, आपके पास ऑप्शंस हैं और ये बहुत इजी है। मान लीजिए वो नहीं पता तो इसको लिख दीजिए, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। अब आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे किस चैप्टर से है, ये अशोक के फूल चैप्टर से है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब ऐसे आपको पूरा गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है भैया। ठीक है, हमें तो करना एक ही था, हमने फर्स्ट वाला कर दिया। अगर वो नहीं जानते, आप सेकंड वाला जानते हैं, इसको कर दीजिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं डॉट डॉट करके आप लिखकर तब इसको सॉल्व कीजिएगा, सीख लो जाकर। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज जान लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे। आप कितने भी टैलेंटेड है, सब कुछ उसी में दिखाना पड़ेगा। देखो इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ पूछा गया, तो लिख दीजिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, किस पाठ से लिया गया है।
हिंदी गद्य के अशोक के फूल पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। काम खत्म हो गया काम, ठीक है। अब पद्यांश पर आते हैं भैया, एक ही करना है, एक को मैंने डीपली बता दिया। अब ये भी 10 नंबर का आता है। देखो, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसे ये भी रहेगा, मतलब आपको एक पद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए, इसका आंसर आपको लिखना होगा। देखो, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमिक हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। किस चैप्टर से है? सबसे फर्स्ट चैप्टर से है, पवन दूतिका। अगर आप इतना पहचानना नहीं जानते तो आपका पढ़ना बेकार है। इसका मतलब आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, एंजॉय किया है, तो हिंदी में तो आप पास हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे, बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लापरवाही किए हैं तो अभी समय है, सुधर जाओ। समय रहते सुधर जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना समय आपको सुधार देगा, ठीक है। बाद में इसमें भी 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है, ठीक है। दिए गए पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम लिखिए भैया। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, और इस कविता का नाम है पवन दूतिका, ठीक है। ये पवन दूतिका से लिया गया, जिसमें राधा जी पवन से अपना संदेश भिजवाना चाहती हैं कृष्ण जी को, जो कि मधुबन चले गए, आए नहीं है भाई, ठीक है। तो वही दूसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो लिखा हुआ है, जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो गोद ले श्रांत को ना। अगर मान लीजिए कोई स्त्री मिलती है थकी सहमी सी, तो उसको अपनी गोद में ले लेना, और उसके जो मुरझाए हुए होठ हैं उसको कमल सदृश अच्छा कर देना, ठीक है। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इस पद्यांश में कवि ने जो है राधा जी के द्वारा जो पवन दूतिका है उनका वर्णन किया है। चौथा, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, ठीक है, और रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। मतलब ये गद्यांश, ये पद्यांश मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, टेंशन मत लो। इसके बाद अथवा लगा है, नहीं पता तो इसको, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई भी हो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इसमें राम भरत इन सबका वर्णन किया गया है। पहचान लो किस चैप्टर का है, कैकेयी का जो अनुताप चैप्टर, जिसमें कैकेयी जी अपना पश्चाताप कर रहे हैं, जो उन्होंने राम जी को वनवास भिजवाया था, तो उसका पश्चाताप कर रहे हैं। इस पद्यांश का संदर्भ लिखो भैया, लिख दो। ये जो पद्यांश है किससे लिया गया है? कैकेयी का अनुताप कविता से, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, इतने का आपको व्याख्या कर देना है। गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, हिंदी के मैं बहुत सारे मैराथन क्लासेस आपको दे चुका हूं, नहीं देख रहे हो गलती आपकी है, उसको सबको देखा करो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और यही क्लासेस आपको बाद में टॉपर्स बनाएंगे। थर्ड देखिए, अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, मेरा जो पुत्र है वो भी दूसरों की तरह हो गया है, ठीक है, मेरे कारनामे में। चौथा देखिए, इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। पांचवा है, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही चूके का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब पूरी जो त्रिलोक है वो मुझ पर थूक रही है, कोई भी नहीं चूक रहा है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आप बोलिए। 5 नंबर का लेखक का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का कवि भैया 10 नंबर का आता है। ये तो बिल्कुल क्लियर होता है। मैंने आपको हिंदी के जो टॉपिक्स बताए थे 22, उसमें सारी चीजों का जिक्र किया था। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में 5 नंबर का रहेगा। आपको 3 लेखक दिए जाएंगे, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से जिसका भी आपको पता है, आप साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिख दीजिए। आपको 80 शब्द में लिखना है, आपको पूरा नंबर 5 मिल जाएगा। और जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक और पढ़ लीजिएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी पढ़ सकते हैं, या हरिशंकर प्रसाद, दोनों में से किसी एक का पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर क्लियर। खा है हमारा जीवन परिचय कैसे लिखें, आप सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। सारी चीजें पूरे आपके क्लासेस की पूरी तैयारी का भंडार है हमारा चैनल शुभम लेक्चरर, कुछ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर, शब्द सीमा 80। 3 कवि हैं, जैसे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी। अब ये तीनों में से जिसका आपको पता है आप लिख दीजिए। और नंबर 1 बात कि इन तीनों में से
सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अगर बात किया जाए मेरे अकॉर्डिंग तो वो है जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। ये 2-3 आप बिल्कुल तैयार, या रामधारी सिंह दिनकर जी को रख सकते हैं। 6 नंबर, ये 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है, इसको ये आपके हाथ में बिल्कुल होता है क्योंकि इसमें कहानी आती है। देखो, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का किसी एक का उद्देश्य लिखो। मान लो दोनों नहीं पता है तो अथवा लगा है। देखो, ये बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। मतलब तीनों में से एक ही करना है, चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें और चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिखें। शब्द सीमा 80 रहेगा, बहुत इजी हो जाता है क्योंकि तीन ऑप्शंस आपको करने एक ही है। भाई कितना इजी है, खुद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है। कहानी आप पंचलाइट और बहादुर पढ़ लीजिए, उसका उद्देश्य, उसका सारांश, ये 5 नंबर क्लियर। आते हैं स्वापठित खंड काव्य पर, ये भी नंबर क्लियर होता है। देखो, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर। भाई इसमें क्या होता है, जैसे हम यूपी से हैं, आप जिस जिले से हैं उसमें कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया। कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, किसी में रश्मि रथी है, किसी में सत्य की जीत है, किसी में त्यागपति है, किसी में श्रवण कुमार है, किसी में आलोक वृत्त है। यही एक टॉपिक है जो जिला वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और जो आप में है उसी को आपको लिखना है। जैसे हमारे में भैया, जहां से हम हैं, हमारे में त्यागपति है, तो त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। नहीं पता तो त्यागपति की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। बाकी सारी चीजें सबके लिए सेम है पूरे यूपी के लिए, इसमें थोड़ा जिला वाइज होता है। तो आपके जिले में क्या है, आप किस जिले से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं खंड खा। खंड का जो हमारा है 50 नंबर का क्लियर हो गया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड का। 50 नंबर हो गया ये। ठीक है, खंड खा पे आते हैं भैया। ये संस्कृत है। देखो, पहले संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा 7-7 नंबर का। देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो, अतीत प्रथमे कल्पे जना एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकारी परिपूर्ण पुरुषम राजानुकुवर्ण। ठीक है, चतुष्पादा अपसन्नयपन एकं सिंह राजानुकुवर्ण। ठीक है, तो ये किस चैप्टर का है, खुद पहचानिए किस चैप्टर का ये हो सकता है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा इजी है मेरे अकॉर्डिंग, ये काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, और ये किस चैप्टर का है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये जातक कथा से है। ठीक है, जो जातक कथा चैप्टर हमारे में है ये उसी से दिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये वाला नहीं पता है तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। देखो, एग्जामिनर भी है वो आपके ऊपर सोचता है कि बच्चे जो है हिंदी में 100 में 100 लेकर आए, तो देखो यहां तक दिया गया। ये नहीं पता तो अथवा लगा, मतलब आपको संदर्भ के साथ अनुवाद करना है। संदर्भ में क्या लिखना होता है, पाठ का नाम सिर्फ लिखना होता है। ठीक है, किस पाठ से, तो ये जातक कथा से। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी संस्कृत के जातक कथा पाठ से अवतरित है। नहीं पता तो ये देखिए दूसरा, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वयस्क जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तः आसन परमज्ञ इमे सिद्धांता राष्ट्रान परस्पर सहन। ठीक है, ये है भैया हमारे किस चैप्टर से, पंचशील सिद्धांत चैप्टर से। मैंने आपको बताया हिंदी संस्कृत का जो गद्यांश है उसके लिए 2-3 चैप्टर बहुत फेमस है। एक संस्कृत भाषा या महत्वम, एक पंचशील सिद्धांता, एक महामना मालविया और एक जो जातक कथा। ये 3-4 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, हो जाएगा। इन सबको मैं ऑलरेडी आपको मैराथन क्लासेस में प्रोवाइड करा चुका हूं। इसका अगर आंसर बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो जाएगा। अब हिंदी व्याकरण पे अभी देखिए, इसमें पद्यांश भी है। अभी हम हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर, ये तो फिक्स होता है। एक चैप्टर है आपके 12th हिंदी में सुभाषित रत्नानी, अगर उस चैप्टर को आप पूरी तरह पढ़ लेते हैं ये 7 नंबर आपका क्लियर रहता है, क्योंकि पद्यांश या श्लोक आपके उसी चैप्टर में है। हाँ, 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक श्लोक दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ये नंबर एकदम फिक्स होता है, एकदम फिक्स। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे नंबर फिक्स होते हैं। ठीक, ये देखिए, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माति सुभाषितम। ठीक है, ये आपका है। नहीं पता, परोक्षे कारहंतरम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्ज एतादृशम मित्र विश्व कुंभम पयोमुखम। दोनों में से जो भी पता है आप कर सकते हैं। जैसे भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य जो हमारे संस्कृत भाषा है, तस्या ही मधुरम काव्य तस्माति सुभाषितम, इससे भी मधुर इसका काव्य और उससे भी मधुर इसके सुभाषित वचन है। ठीक है, तो ये आपको जो परोक्ष कारहंतरम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, जो मित्र आपके सामने आपकी बड़ाई करने वाला और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला हो, वर्जेता दृश्यम मित्र विष कुंभम पयोमुखम, उसको उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसमें दूध लगा हो। ठीक है, तो ऐसे आपको करना होता है। ये सिंपल सा है,
ठीक है 9 नंबर। अब आते हैं हिंदी व्याकरण पर। गद्यांश पद्यांश आपके 14 नंबर के स्टार्टिंग्स में आएंगे। देखो इसमें मुहावरे हम लोग उक्तियां 2 नंबर का बहुत ईजी है। देखो निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको 4 मुहावरे दिए गए 1 2 3 4, चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। जैसे देखो एक म्यान में 2 तलवार, इसका मतलब होता है एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा। दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब होता है स्वयं काम न आने पर दूसरों पर दोष लगाना। थर्ड है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब सशंकित होना। चौथा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब होता है अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना, जो निर्दोष है। मतलब आपको इसका अर्थ लिखकर एक वाक्य प्रयोग करना है। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से एक ही करना है, ये बहुत ईजी हो जाता है। कैसे मुहावरे हम लोग उक्तियों को सॉल्व करते हैं, सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपठित गद्यांश नया टॉपिक जो हमारा है, इसको देखते हैं। देखो आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वो सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के सुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है उसकी हंसी कम हो जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं काफी ज्यादा हंसते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी मुस्कुराहट कम हो जाती है। युवावस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बनने लगता है, फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को, लोगों को वो बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसें और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ा देते हैं। काम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। फर्स्ट है सुल्तान को क्या अच्छा लगता था। भाई इसमें है मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे क्योंकि उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत अच्छी लगती थी। तो उनकी मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो सबको हंसाते थे। नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है, तो ये देखिए सब कुछ दिया गया। देखिए नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी जो होती है वो निर्मल और स्वार्थहीन होती है, यही लिख देना है बस। तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है। भैया तनाव को बढ़ावा जब मिलता है जब लोग किशोरावस्था में चले आते हैं और वो मुस्कुराते नहीं है, तो नहीं मुस्कुराते तो तनाव मिलता है भाई। तो ये 2 2 4 1 5 नंबर आपका कंप्लीट। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी हो चुका है। आपको ये पढ़ना है, तीनों का आंसर देना है, बहुत ज्यादा इजी है। नहीं पता तो अथवा लगा है, देखो ये दूसरा आपठित गद्यांश है। जो आपको नहीं पता उसके लिए अथवा लगा हुआ है, देखो आगे ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दे देंगे, इसका आंसर लिखना है, बस काम खत्म। आपके पास ऑप्शन है भाई, क्यों नहीं कर सकते। अब आते हैं हिंदी व्याकरण के और क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। सही अर्थ आपको चयन करके लिखना है। जैसे देखिए ये शब्द युग्म है, फर्स्ट है अंश अंश, इसका सही अर्थ आपको बताना है। नीचे दिया गया है जो पहले उसका मीनिंग पहले, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में। तो इस अंश का मतलब होता है भैया कंधा, ठीक है, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग। तो ये खा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कंधा और भाग। दूसरा तरणी तरणी, इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ जो होगा वो गा वाला होगा, सूर्य और नाव। इस तरण का मतलब होता है सूर्य, इस तरणी का मतलब होता है नाव, तो सूर्य और नाव इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, वो कंप्लीट। ये देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, या छोटे थे हम तब पर्यायवाची शब्द बोलते थे। जैसे देखो 2 नंबर का ये रहेगा, जैसे अली। अली को हम किन नामों से जानते हैं। अली को आप भौरा भी बोल सकते हैं, सखी, बिच्छू, 3 नाम मैंने बता दिया, आपको 2 ही लिखने हैं, ठीक है। मतलब यही इतना लिख देंगे, काम खत्म। ये 3 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही करना है। अब देखो नाग, नाग को हम सर्प, हाथी बोलते हैं। अंक, अंक को हम गोद, संख्या के अंक, नाटक का अंक ये बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा। गुरु को हम अध्यापक, बड़ा बोलते हैं, ठीक है, हम बड़े आप बड़े, ठीक है। गा वाला देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। फर्स्ट है घृणा करने योग्य, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे भैया, घृणित बोलेंगे, का वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा जो जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो जीता ना जा सके, जिस पर विजय ना प्राप्त किया जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे अजेय। जिसको जीता नहीं जा सकता वो अजेय है, ठीक है। घा देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर आपका कंप्लीट, मतलब आपको वाक्य संशोधन दिया गया है। देखो ध्यान से समझना, जैसे 2 वाक्य को शुद्ध करना, आपको 4 सेंटेंस दिएगा। जैसे देखिए फर्स्ट है मैं रो दिया, इसमें गलती क्या है, ठीक है,
मैंने रो दिया, इसमें गलती क्या है, मैं रो दिया या मैं रो पड़ा, आप लिख सकते हैं। दूसरा है परमात्मा के अनेकों नाम है, इसमें गलती है ये अनेक, अनेक वाला हमेशा याद रखिएगा, ये अनेक वाला हमेशा आता रहता है। तीसरा है मैं भोजन लाया हूं, तो आपको लिख देना है मैं भोजन कर चुका हूं, ये हो सकता है, ठीक है। चौथा है 100 रुपया प्राप्त हुआ, 100 रुपया की जगह पर 100 रुपये प्राप्त हुए, ऐसे लिख दीजिएगा 100 रुपये प्राप्त हुए। मैंने आपको चारों बता दिया, आपको करना तो दो ही है भाई, ठीक है, तो ये भी बहुत इजी हो जाता है। अब आते हैं रस छंद अलंकार पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए 2 नंबर। आप करुण रस या शांत रस दोनों में से जो भी आप जानते हैं उसका परिभाषा के साथ उदाहरण देकर आपको लिख देना है, 2 नंबर कंप्लीट। अलंकार में अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, दोनों में से एक ही करना है, देखो अथवा लगा है, ठीक है, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। उसके बाद में गा है चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर ये भी। आप लोग कहेंगे सर जी ये तो बहुत इजी है, अगर हम रस छंद अलंकार पढ़ लें तो हमारा 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मैंने रस छंद अलंकार, ठीक है, रस छंद अलंकार जितने भी महत्वपूर्ण हैं तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है, 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा, अगर उसको आप देख लेंगे यकीन मानिए 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। 1% आपका वैसे रखा है, तो आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदी नहीं रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। अब पत्र लेखन पर आते हैं 13 नंबर। किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए। पत्र लिखने का आप तरीका समझ गए कि कैसे पत्र लिखते हैं, तो आप बहुत इजीली किसी भी टॉपिक पर पत्र लिख सकते हैं। और पत्र कैसे लिखें इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी में पत्र कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कोई भी चीज नहीं है जो हम आपको ना प्रोवाइड कराएं, आपको सिर्फ ढूंढ कर लिखना है, ठीक है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो ये आपका 6 नंबर इसका। अब निबंध आता है, लास्ट टॉपिक हमारा होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का रहेगा भैया। सबसे पहला साहित्य समाज का दर्पण है, सेकंड है लोकतंत्र और समाचार पत्र, थर्ड है भ्रष्टाचार महान अभिशाप, फोर्थ है मेरा प्रिय कवि और 5 है कंप्यूटर। पांचों में से किसी एक का आपको निबंध लिखना है, ठीक है। और अगर आप निबंध अच्छे से लिख लेंगे भैया 9 में 9 आपको पूरे मिलेंगे। इसको निबंध कैसे लिखते हैं भी मैं बता चुका हूं, लेकिन इसमें हेडिंग मेन है। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखे, सबसे पहला प्रस्तावना हेडिंग, लास्ट में उपसंहार रहना चाहिए, तो आपका बहुत अच्छा वो निबंध रहेगा। मतलब ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पहले प्रस्तावना फिर उपसंहार लास्ट में, और बीच में जो भी हेडिंग है उससे रिलेटेड उसको डालना है। कैसे लिखते हैं निबंध ये भी मैं आपको बता चुका हूं, सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर 50 नंबर का खंड खा भी यहीं पर फिनिश होता है। मतलब 100 नंबर का हमने पेपर 50 खंड का 100 नंबर का हमने पेपर पूरा जान लिया। ज्यादातर मैंने आपको सॉल्यूशन बताए, तो ऐसे ही आएगा आपका पेपर भैया इस बार। और हमारा टारगेट 99 है और इसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करवा रहा हूं। आप लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो बाद में आप ही पछताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर फिनिश होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।